हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अब आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी तक हमने जो कवर किया है वो मेनली देखो आपका बेसिक्स और ऑपरेटर्स था। ठीक है। तो बेसिक्स तो आपका बेसिक्स होता है, लेकिन ऑपरेटर्स आपका पहला मतलब ऐसा ऑपरेशन करने वाला पहला टॉपिक था। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉपिक नंबर 1 दे देते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मेरा इफ एल्स, मतलब जो कंडीशनल्स होता है, जैसे कि ये कंडीशन के तहत जो वर्क करता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले ये समझते हैं ना कि ये इफ एल्स को समझने से पहले आप लोगों को ये कोड ब्लॉक समझना होगा और स्कोप ऑफ वेरिएबल समझना होगा। तो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। तो इसको हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है, देखो ये एक इजी चीज़ है। तो इसको हम समझते हैं। देखो कोड ब्लॉक होता क्या है। कोड ब्लॉक इज एक्चुअली ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है ये। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क ही करे। वो अपना जो मन सो टास्क कर सकता है, उसका मन है तो कोई टास्क नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है, डज अ टास्क। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा चीज़ मेरा ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो देखो कोई भी चीज़ अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर और मतलब दो कर्ली ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हो तो वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। ध्यान से सुनना। दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो तो वो आपका कोड ऑफ ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाऊँ और दिखाओ मैं आपको, यहाँ पर देखो ये एक कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है। तो ये आपका कोड ब्लॉक है। ठीक है, ये दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी चीज़ आप लिखोगे ये आपका कोड ब्लॉक है। अब देखो, चूंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो आपका मेन के बाद आ रहा है, ये इंट मेन है, इसके बाद लिखा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखोगे इसको हम लोग मेन फंक्शन बोलते हैं। तो एक तरह से ये जो कोड ब्लॉक है ये मेन फंक्शन का कोड ब्लॉक है। ठीक है, ध्यान से समझो। ये मेरा मेन फंक्शन हो गया। और मेन फंक्शन का कोड ब्लॉक बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया। अब इसके बीच में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो मेरा मेन का कोड ब्लॉक हो जाता है। समझ रहे हो ये चीज़। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेन का कोड ब्लॉक है। तो उसी तरह जरूरी नहीं है कि आपका बस मेन का भी कोड ब्लॉक हो। आपका आप जब भी आप कंडीशनल्स बनाओगे तो इसका एक अलग कोड ब्लॉक होगा। आप जब भी अपना लूप बनाओगे इसका अलग कोड ब्लॉक होगा। जब भी आप अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाओगे तो उसका एक अलग कोड ब्लॉक होगा। ठीक है। और अगर आप खुद से भी चाहते हो कोड ब्लॉक बनाना तो वो भी कर सकते हैं। तो कोड ब्लॉक बताने का मकसद मेरा क्या है कि कोड ब्लॉक को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कोप ऑफ वेरिएबल समझने के लिए ये कोड ब्लॉक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं। चलो हम अपना, ये तो मेन फंक्शन का मेरा कोड ब्लॉक है। ठीक है, हम अपना एक कोड ब्लॉक बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा ये मेरा एक कोड ब्लॉक बन जाता है। देखो अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं भी लिखे तो भी इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, देखो ये कोड ब्लॉक खाली है मेरा। ये कोड ब्लॉक यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर मैं इसमें कुछ नहीं भी लिखूंगा तो भी मेरे को सही रहेगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि दिस इज अ कोड ब्लॉक, दिस इज अ कोड ब्लॉक। ठीक है, तो ये मेरा कोड ब्लॉक है। तो इसके अंदर हमने बस एक कमेंट कर रखा है, अगर आप कुछ नहीं भी रखोगे तो भी सही है। हमने यहाँ पर एक कोड ब्लॉक बनाया। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कोड ब्लॉक में दो नंबर्स को इनपुट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इंट ए कॉमा बी बना लेंगे और उसके बाद एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर, मतलब सिंपल एडिशन वाला जो प्रोग्राम होता है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, एंटर टू नंबर्स करना है ना। और उसके बाद हमें इनपुट ले लेना है। देखो हमने यहाँ पर इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर लेंगे और फिर अपना सम को प्रिंट करा लेंगे। सी आउट द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा आपका सम और एंडल। तो देखो ये कोड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको पता है ये कोड क्या करता है, ये बस दो नंबर्स को ऐड करता है। यहाँ पर अगर मेरे से मैसेज पूछे एंटर टू नंबर्स, अगर मैं 2 और 4 डालूंगा तो मेरे को सम 6 देगा। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
लेकिन देखो ये मेरा कोड ब्लॉक बन गया है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना कोड ब्लॉक का कमेंट में यहाँ पर लिख दूंगा कि दिस कोड ब्लॉक इज एडिंग टू नंबर्स टेकन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक का मेरा स्टेटमेंट में यहाँ पर कमेंट्स में मैंने लिख दिया ताकि यूजर को पता चले कि ये कोड ब्लॉक मेरा कर क्या रहा है। तो ये क्या कर रहा है, दिस कोड ब्लॉक इज एडिंग टू नंबर्स टेकन फ्रॉम द यूजर, ठीक है, बढ़िया। देखो ऐसा कोड ब्लॉक आपको बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं रूल में नहीं लिखा है कि आप नहीं बना सकते हो, लेकिन आपको बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आप एक बढ़िया सा गार्डन में चले जाओ या फिर कोई एक्वेरियम में चले जाओ, तो उस गार्डन में लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको कि आपको गार्डन में चलना नहीं है, फूलों को तोड़ना नहीं है, लेकिन आपको खुद से वो चीज़ समझना रहता है। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है, ऐसा बनाया नहीं जाता है, ठीक है। ये कोड ब्लॉक ऐसा आप बना सकते हो, देखो बन जा रहा है, कोई एरर भी मेरे को नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर बस बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम ओरिजिनल ये कोड करके देखेंगे, बहुत सारा कोड बनाएंगे, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, तो ये मेरा कोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये आपका एक कोड ब्लॉक है। अब चाहो तो आप एक दूसरा कोड ब्लॉक बना सकते हो यहाँ पर। अब ये कोड ब्लॉक कुछ दूसरा काम कर सकता है। तो ये कोड ब्लॉक होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कोड ब्लॉक होता क्या है। तो देखो ये कोड ब्लॉक है, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एम्प्टी कोड ब्लॉक, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ये एक एम्प्टी कोड ब्लॉक है। एरर मेरे को कुछ भी यहाँ पर नहीं शो करेगा, ठीक है, राइट। तो ये एक एम्प्टी कोड ब्लॉक है। ये कोड ब्लॉक दो नंबर्स को ले रहा है, उसको ऐड कर रहा है। तो देख रहे हो ये यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट से खुल रहा है, कर्ली ब्रैकेट से बंद हो रहा है, तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ये आपका एक कोड ब्लॉक बन जाता है। तो उसी तरह देखो यहाँ पर ये मेन फंक्शन का कोड ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये मेन के बाद लिखा हुआ है। अब पूछोगे कि ये किसका कोड ब्लॉक है, ये किसी का नहीं, ये आपने खुद से बनाया है, ठीक है। उसी तरह जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि वहां भी हम कोड ब्लॉक बनाते हैं। तो वो इफ एल्स का कोड ब्लॉक हो जाता है। फिर जो लोगों को लूप के बारे में पता होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो उन लोगों को पता होगा कि वहां पर भी हम एक कोड ब्लॉक बनाते हैं, तो वो लूप का कोड ब्लॉक है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में जिनको पता होगा, तो वहाँ उनको पता होगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर्स का कोड ब्लॉक होता है। अब उनको दिमाग में हिट कर रहा होगा। और जिनको नहीं पता चल रहा है, सब्र करो, सब आपको बताएंगे। तो ये देखो ये मेन का कोड ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को कोड ब्लॉक समझ में आया होगा। कोड ब्लॉक होता क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम सेगमेंट विच इज़ इंक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड डज अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड ब्लॉक का डेफिनेशन है। तो कोड ब्लॉक इतना बड़ा चीज़ नहीं है। बहुत लोग क्या, मैक्सिमम लोग इनको समझाते नहीं, स्किप कर देते हैं। लेकिन ये समझाना क्यों ज़रूरी है ना, बिकॉज़ जब आप स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में अगर आप जानोगे, तो कोड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होता क्या है। मेन मेरा यही टॉपिक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन स्कोप ऑफ वेरिएबल्स बिना कोड ब्लॉक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले कोड ब्लॉक समझा दिया। A variable has its scope only in the code block where it is created। मतलब इसका इतना लाइन का मतलब समझो। A variable has its scope only in the code block where it is created। मतलब एक कोड ब्लॉक जहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, मान लो इंट क्रिएट हुआ है, इस वेरिएबल का स्कोप इसी के अंदर है जहाँ इसे बनाया गया है। अब स्कोप का मतलब क्या है, देखो स्कोप का मतलब है कि स्कोप का मतलब हम आपको बताएंगे, बस इतना समझो कि स्कोप इसी के अंदर है, इसके बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है। मतलब स्कोप मतलब समझ लो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा समझ लो स्कोप का मतलब, ठीक है। तो हर एक डिटेल हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। और लिखा हुआ है क्या, एंड हेंस इट इज लोकल फॉर दैट कोड ब्लॉक, ठीक है। एक वेरिएबल होता है लोकल और ग्लोबल। जो लोग सुने हैं अच्छा बात है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे, जो नहीं सुने उनको भी समझ में आएगा। तो उसके लिए वो वेरिएबल क्या हो जाता है, लोकल हो जाता है। ये डेफिनेशन बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, मुझे पता है। तो डेफिनेशन पहले देख लो, उसके बाद हम आपको मीनिंग इसका समझाएंगे। इट डज नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंस और द कंपाइलर डजंट रिकॉग्नाइज दैट वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। इसका मतलब अगर एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया गया है, अगर एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया गया है इन 10 इज इक्वल टू 9, तो इस वेरिएबल का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इसी कोड ब्लॉक के अंदर है। इसके बाहर या इसके इसके ऊपर या इसके नीचे जो भी कोड लिखा हुआ है, उसको नहीं पता चलेगा कि एन क्या है, ठीक है। कंपाइलर इसको नहीं पहचानेगा, इस वाले एन को। तो इसका इम्पोर्टेंस उसी कोड ब्लॉक में होता है जहां इसे बनाया जाता है। चलो, अब ये तो बात है डेफिनेशन का। डेफिनेशन में मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मेरे को भी नहीं आया। चलो हम इसको कोड में देखेंगे कि समझ में आता है कि नहीं, और कोड में अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं फिर क्या करेंगे।
चलो यहाँ पर हम जल्दी से एक कोड ब्लॉक अपना एक बना लेते हैं, ठीक है। एक मान लो ये मेरा कोड ब्लॉक बन गया। अब सपोज कर लो हम यहाँ पर int n इज इक्वल टू 9 लिखते हैं, और यहाँ पर सी आउट कराते हैं अपना n, जो कि है 9 इस वक्त, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये क्या इनपुट देगा। चलो सेव करके उसको रन करते हैं। हर एक चीज को ध्यान से देखना। अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो मैंने int n इज इक्वल टू 9 ऑलरेडी से बना के रखा हुआ है। int n मैंने बनाया कि नहीं, उसको मैंने 9 दिया भी है। फिर ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ पर कि n was not declared in this scope। स्कोप देख रहे हो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो n है इसका इंपॉर्टेंस इसी स्कोप, इसी मतलब कोड ब्लॉक के अंदर है। ये जो कोड ब्लॉक है जहाँ इसे बनाया गया है इसके अंदर, इसी के अंदर इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाहर कंपाइलर को नहीं पता चल रहा है कि n है क्या। समझ रहे हो ये चीज। तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है। अब जैसे कि मैं इसके अंदर अगर यही लाइन लिख दूं यहाँ पर, इसको यहाँ पर अगर एक लाइन कॉपी करके इसको ऊपर ले जाके यहाँ पर लिख देते हैं, तो अगर मैं यही चीज को यहाँ पर सेव करके अगर मैं रन करूँ, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। देखो अभी ये चीज एग्जीक्यूट हो जा रहा है। रुको, एरर वाले चीज को हम हटा देते हैं यहाँ पर। अभी ये चीज एग्जीक्यूट हो जा रहा है बिकॉज ये मेरा प्रोग्राम में नहीं है, ये कमेंट के अंदर है, ठीक है। ये कमेंट है मेरा, ये प्रोग्राम नहीं है। इसको देखो, int n इज इक्वल टू 9 हुआ। अब तो n का वैल्यू मेरे को सही सही मेरे को मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको ले आऊँ और सेव करके फिर से मैं अगर इसको रन करूँ, तो मेरे को एरर मिल जाए कि n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मतलब n इस स्कोप में नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ये वाला जो n है इसका स्कोप इसके अंदर है, सिर्फ इसी के अंदर है, यही कोड ब्लॉक के अंदर। सबको पता है इस ब्लॉक के अंदर आप जितना भी स्टेटमेंट लिखोगे सारे को पता रहेगा कि n है क्या। लेकिन इसके बाहर इसको नहीं पता चल रहा है n है क्या, ठीक है। तो इस n का जो स्कोप है इसके अंदर है, ये कोड ब्लॉक के अंदर है। और इस वाले n का स्कोप क्या होगा, ये मेन कोड के अंदर होगा। ये मेन वाला जो कोड ब्लॉक है इसके अंदर n को पता रहेगा क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, int n इज इक्वल्स टू 8। देखो ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूजन लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन नहीं भी लेना है किसी भी चीज़ का। हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं, और आपको कोई भी यहाँ पर डाउट के साथ हम आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 और 8 मेरे को मिल जा रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो तुमने मेरे को बताया था कि दो वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं रह सकता है। हाँ मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल्स का नाम यहाँ पर सेम नहीं रह सकता। तो फिर क्यों तुमने यहाँ पर n और n का सेम रखा है। अब देखो, बात सेम रखने की नहीं है, बात है स्कोप की। ये जो आपका, ये जो आपका 8 है, ये किसके स्कोप में बना है। देखो इसको अगर हम और छोटा कर ले इस कोड को, और इसको ऊपर ले जाएं, तो देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम कर लो पॉसिबल है तो, बिकॉज समझाने के लिए मैं चीज कर रहा था जूम। देखो ये जो मेन कोड ब्लॉक है इसके अंदर ये एन आपने बना रखा है, नो डाउट। तो अब ये जो एन है इसका स्कोप इस पूरे के अंदर है, ठीक है। इसलिए ये वाले एन को इसका वैल्यू पता है। इस एन को कौन पहचान रहा है, मतलब ये वाला एन किसका एन है, ये वाला एन है, ठीक है। बिकॉज ये इसको पहचान रहा है, इसको नहीं पहचान रहा है, ठीक है। और ये वाला जो सी आउट एन है ये इसको पहचान रहा है, इसको नहीं पहचान रहा है। बिकॉज स्कोप का बात है, जो वेरिएबल जहां पर क्रिएट होता है उसका स्कोप वही उसी वेरिएबल उसी कोड ब्लॉक के अंदर रहता है, उसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ पर से हटा देते हैं, और इसको आपको कमेंट में छोड़ देंगे ताकि आपको यहाँ पर डाउट ना लगे, ठीक है। इसको फिर से वापस से अपना बड़ा कर लेते हैं। तो ये चीज़, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होता क्या है। अब देखो, अब यहाँ पर बात है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया, वेरिएबल हैज इट्स स्कोप ओनली इन द कोड ब्लॉक वेयर इट इज क्रिएटेड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इसका स्कोप वहीं पर होता है जहाँ से क्रिएट किया जाता है। उसके बाहर आपको एरर दिखाएगा कि दिस वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एंड हेंस इट इज लोकल फॉर दैट कोड ब्लॉक। अब देखो ये जो n है ये लोकल वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है। ये एक लोकल वेरिएबल कहा जाएगा इस स्कोप के अंदर। मतलब मैं एक चीज़ बोलूँ अगर आपको, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लोकल, लोकल और ग्लोबल। अब बात करें कि लोकल और ग्लोबल होता क्या है। देखो ध्यान से समझना यहाँ पर,
देखो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेन के अंदर बनाते हैं या कोई फंक्शन के अंदर बनाते हैं। मेन भी मेरा एक फंक्शन है। और ग्लोबल वो होता है जो हम बाहर बनाते हैं प्रोग्राम का। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ग्लोबल के लिए ये चीज़ सही है। ठीक है, ग्लोबल के लिए ये चीज़ सही है, लेकिन लोकल के लिए ये चीज़ गलत है। लोकल का अगर हम बात करें तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप नहीं कह सकते हो कि अगर आप क्या करें कि दूर से आपको एक डंडा दिखाए, ठीक है, यहाँ पर दूर से अगर आपको एक डंडा दिखाए, तो वो दूर से आपको बहुत छोटा लग सकता है आपके लिए। ठीक है, बोलो कि भाई ये कितना छोटा है। लेकिन हो सकता है कि जब आप पास रहो तो आप यहाँ पर हो, वो एक बड़ा सा बिल्डिंग हो आपके सामने। तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात हो जाता है कि जब आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये चीज़ आपको इतना छोटा लग सकता है। लेकिन वही चीज़ जब आप यहाँ से देखोगे तो ये आपके लिए बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात है कि अगर आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ छोटा है, सामने आया तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो उसी तरह वेरिएबल्स का जो लोकल और लोकल बोलने का तरीका है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाला जो एन है ये लोकल है। लोकल किसके लिए है? ये कोड ब्लॉक के लिए ये एन लोकल हो गया। समझ रहे हो चीज़? क्योंकि इसके अंदर इसको पता है कि एन क्या है, तो ये एन इस कोड ब्लॉक के लिए लोकल हो गया। उसी तरह अगर हमने यहाँ पर जैसे एक एन बनाया था, इन एन इज इक्वल टू 9 बनाया था, तो ये जो एन था ये लोकल था किसके लिए? ये मेन ब्लॉक के लिए यहाँ पर लोकल था। ये जो मेन का कोड ब्लॉक है इसके अंदर आपने एन को कम्प्लीटली बना के रखा हुआ है, तो ये जो एन है लोकल है मेन ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो ये जो लोकल है ना ये रेफरेंस की बात है। क्योंकि अगर आपसे पूछ दे कि एन क्या लोकल है, तो आप करेक्ट आंसर में ये देना कि एन इज लोकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस मेन वेरिएबल, मेन फंक्शन, वेरिएबल नहीं, सॉरी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि या क्या आपका ये जो एन है वो लोकल है कि नहीं, तो हाँ लोकल दोनों है, ये एन भी लोकल है ये एन भी लोकल है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है? तो दिस एन इज लोकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोड ब्लॉक, एंड दिस एन इज लोकल विथ रेस्पेक्ट टू मेन कोड ब्लॉक। ठीक है, ये मेन का कोड ब्लॉक है तो ये मेन कोड ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में लोकल है। समझ रहे हो ये चीज़? चलो, अब हम देखेंगे कि ग्लोबल हम किसको बोलते हैं। यहाँ पर चलो एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट z इज इक्वल्स टू 3, सपोज कर लो, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पर लिखता हूँ z और एंडल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं कुछ देर के लिए सेव करके। अगर हम इसको रन करते हैं तो फिर देखते हैं मेरे को क्या मिलता है। ध्यान से देखना, मेरे को 9 मिला और 3 मिला। अब 9 इसके लिए मिला तो आपको इसका मैंने रीज़न बता दिया कि 9 इसके लिए लोकल था, तो इसने आपका 9 को लिया। ठीक है, लेकिन Z में 3 मेरे को मिल गया। अब देखो बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि ये कोड ब्लॉक तो Z को नहीं जानता है कि Z है क्या। ठीक है, ये कोड ब्लॉक तो मेरा Z को जानता ही नहीं है कि Z है क्या, तो फिर ये Z की वैल्यू को प्रिंट कर कैसे रहा है? तो यहाँ बात आता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। तो ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं आपको, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेन फंक्शन। समझ रहे हो ये चीज? तो मेन फंक्शन के लिए ये जो z है ये और n है ये दोनों ग्लोबल है। समझो बात को, n और z ग्लोबल हो गए, तो इसका मतलब अगर आप इस मेन फंक्शन के अंदर आप जितना भी कोड ब्लॉक बना लो, सारे को पता रहेगा कि z है क्या। तो यही ग्लोबल वेरिएबल का खासियत होता है। ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो z को भी पता है, तो यहाँ पर z को पता रह रहा है कि मेरे को ये वाला z प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और z लिख दूँ, z इज इक्वल टू सपोज कर इस बार 6 दूँ, और इस बार मैं अगर सेव करके रन करूँ तो मेरे को 3 नहीं मिलेगा, मेरे को 6 मिलेगा। तो इससे आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि अगर उसको लोकल वेरिएबल मिलता है अपने कोड ब्लॉक में, n और z को आप प्रिंट करा रहे हो, राइट? तो इस कोड ब्लॉक में अगर उसको n और z का वैल्यू मिल जाता है तो वो उसी को प्रिंट कराएगा, लोकल को ही प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर लोकल एब्सेंट है, z वाला लोकल एब्सेंट हो गया, तो अब वो ग्लोबल z को खोजेगा कि कहीं आपका ग्लोबल z तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये आपका ग्लोबल बन गया क्योंकि ये इसके स्कोप के बाहर है। ठीक है, तो z इसलिए इसको ये वाला वैल्यू मिल गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं चीज़ों को। ठीक है, आपको बस समझना ये है
कि आप मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आप बनाते हो, जैसे कि मैंने n और z बनाया, तो ये एक तरह से आपका ग्लोबल हो जाता है सारे दूसरे कोड ब्लॉक के लिए जो आप अब बनाओगे बाद में। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको फंक्शंस का अगर नॉलेज होगा, देखो जिसको फंक्शन का नॉलेज नहीं है, टेंशन मत लो, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा फंक्शंस क्या है। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो चीज़ यहाँ पर सुनो, क्योंकि किसी को ये डाउट ज़रूर होगा कि मैंने आपको बोला था कि ये लोकल है इसके रेस्पेक्ट में, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्लोबल भी है इसके रेस्पेक्ट में, तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो रही है? डाउट है कि नहीं? चलो वो डाउट को भी क्लियर करते हैं। जिनको फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है, वो समझ लो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, जो फंक्शन का नॉलेज है वो ये चीज़ सुनो, कि अगर आप एक फंक्शंस बनाओगे, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूँ, सपोज कर लो void func करके, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर ना पास करूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट n, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ सी आउट n और यहाँ पर मैं लिख दूँ endel, तो मेरे को बताओ क्या ये n पहचानेगा किसी चीज़ को? जिनको फंक्शन का नॉलेज उनसे मैं पूछ रहा हूँ, ये चीज़ तो नहीं पहचानेगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये n आपका ग्लोबल है? समझ रहे हो मेरी बात? जो लोग बोलते हैं कि जो वेरिएबल आप मेन के अंदर बना रहे हो वो ग्लोबल हो जाता है, तो मेरे को बोलो ग्लोबल का तो स्कोप इस पूरे कोड के अंदर है। आप जितना लंबा भी कोड लिखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो आपका स्कोप रखता है ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर स्कोप रखता है तो इस फंक्शन के अंदर एन की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये ग्लोबल है ही नहीं ट्रूली। ये ग्लोबल है विथ रेस्पेक्ट टू मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन के रेस्पेक्ट में ग्लोबल है। अगर आप ये चीज़ बोलोगे तो मैं मानूंगा, लेकिन अगर आप बोलो कि पूरे के लिए ये ग्लोबल है तो ना, ऐसा नहीं होता है। रिस्पेक्ट की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी से। तो आपको क्या है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता है, ये लोकल है विथ रेस्पेक्ट टू मेन, और ग्लोबल भी है विथ रेस्पेक्ट टू मेन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी। अब मैं आपको एक ट्रू ग्लोबल वेरिएबल बना के दिखाऊंगा जो पूरा का पूरा ग्लोबल होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इंट ग्लोबल मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर ग्लोबल वेरिएबल का नाम है तो मैं ग्लोबल ही लिख लेता हूँ, और इसका वैल्यू सपोज कर लो मैं दे देता हूँ 100। राइट। देखो जिन लोगों को डाउट लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, यहाँ पर ग्लोबल कैसे आ गया, तो सब्र करो, ये ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका है, उसके बारे में भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पर ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा वेरिएबल ट्रूली ग्लोबल होता है, ये चीज़। और इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे और उसी तरह एक हम लोग यहाँ पर भी प्रिंट कराएंगे। चलो, अब ध्यान से देखना चीज़ों को। देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है ये क्या है, टेंशन मतलब बस अभी समझो कि जो मैं बता दिया आप लोगों को यहाँ पर आपको समझ में आ गया और वो चीज़ सही है। लेकिन जिनको और ज़्यादा डाउट हो रहा है, जिनको फंक्शंस जो पढ़े हैं, उनको मैं क्लियर करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बनाया 100। अब देखो ग्लोबल है तो मैंने यहाँ पर नाम ग्लोबल रखा है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल के, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर ये भी ग्लोबल को पहचान ले रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ये भी ग्लोबल को पहचान ले रहा है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। फिर ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये भी ग्लोबल को पहचान ले रहा है, कोई एरर नहीं है। और ये जो मेन फंक्शन के अंदर जो हमने कोड ब्लॉक बनाया है ये भी पहचान ले रहा है ग्लोबल को कि ये ग्लोबल क्या है। तो ये एक आपका ट्रूली ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि इसको सारा कुछ पहचान ले रहा है। अब इसका जो स्कोप है ये पूरे के अंदर है। अब आप मेन फंक्शन बनाओ चाहे और कोई फंक्शन बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सारा फंक्शन आपके ग्लोबल को पहचानेगा। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चलते। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के लिए आपको समझने के लिए इतना ही है। ग्लोबल और लोकल आपको क्या आपको समझ में आ गया, तो ये अब आपको समझ में आ गया। एंड हेंस इट इज लोकल फॉर दैट कोड ब्लॉक, इट डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ और द कंपाइलर डजंट रिकॉग्नाइज दैट वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट वेरिएबल। ये भी आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर उसे बनाया गया है उसके बाहर कंपाइलर उसको नहीं पहचानेगा कि वो वेरिएबल है क्या, जो कि हमने आउटपुट की मदद से देख लिया। और लोकल क्या है ग्लोबल क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जेड का बताओ कि स्कोप क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या इसका आंसर दोगे? कि देखो आप इसका आंसर ऐसे दोगे कि ये जो जेड है ये लोकल हो जाता है मेन के लिए। ठीक है, मेन के लिए ये लोकल है, और ग्लोबल हो जाता है मेन के अंदर आप जितना भी कोड ब्लॉक बनाओगे, जैसे ये आपका कोड ब्लॉक है,
फिर अगर मैं यहाँ पर एक और कोड ब्लॉक बना दूँ, फिर मैं अगर यहाँ पर सी आउट करूँ z की वैल्यू को, तो इसके लिए भी ये ग्लोबल है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। तो अगर आपसे पूछ दे कि ये z है क्या, तो फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि ये z है क्या। तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि z का स्कोप बताओ मेरे को, तो आप क्या बोलोगे? ग्लोबल के लिए मतलब सॉरी, ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जितना भी कोड ब्लॉक आ रहा है, जैसे कि ये आपका एक कोड ब्लॉक है, ये आपका एक कोड ब्लॉक है, इसके लिए ये ग्लोबल हो जाता है, लेकिन मेन फंक्शन के लिए ये लोकल है। लोकल क्यों है? क्योंकि मेन फंक्शन के बाहर उसको कोई नहीं जानता है। समझे इस चीज़ को? तो लोकल वेरिएबल को पहचानने का तरीका ये है कि आप उसको क्या करो कि वो वेरिएबल को उस कोड ब्लॉक के बाहर आप प्रिंट करा के देखो। जैसे कि ये कोड ब्लॉक के बाहर आपने इसको प्रिंट करा के देखा, तो आपको पता चला कि अच्छा वो ये चीज़ को नहीं पहचान रहा, मतलब ये लोकल हो गया इसके लिए। अगर ये इसके बाहर आके भी वो प्रिंट कर दे रहा है इस कोड ब्लॉक के भी बाहर, तब आप समझ जाओ कि वो ग्लोबल है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू की सारी बातें हैं। जैसे कि ये वेरिएबल का स्कोप क्या है, पूरा कोड में, आप पूरा कोड में आप जितना भी फंक्शन बना लो, जितना भी कुछ भी कर लो, तो वो सारी चीज़ को पहचानेगा। तो आई होप आप लोगों को स्कोप ऑफ वेरिएबल्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है ना, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर कि वीडियो को फिर से देखो। अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में नहीं आया है, तो किसी और के वीडियो पे चले जाओ, आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से समझ लो। बिकॉज़ जब आप लूप्स पढ़ोगे, जब आप कंडीशनल्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता, तो फिर वहाँ पर आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो सही समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे को कमेंट बताना आपको समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।